ओके ओके स्टूडेंट, सो लेट अस स्टार्ट। बच्चों, इम्प्लाइड वारंटीज में अभी भी हमने जो डिस्कशन किया, 3 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। अब बच्चों जो तीसरा है वो एक्चुअली हमने इम्प्लाइड कंडीशन में भी पढ़ लिया था, याद करो, कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। तो जो नॉर्मली वहां मैंने डिस्कशन किया था, ऑलमोस्ट वही सारी चीजें यहाँ पर भी बराबर है, अलग कुछ नहीं है। अगर बच्चों कंडीशन क्वालिटी एंड फिटनेस को लेकर कोई गारंटी नहीं दी जाती, तो क्वालिटी एंड फिटनेस को लेकर बच्चों नॉर्मली कोई वारंटी भी नहीं रहती। गेटिंग दैट? अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सप्रेस वारंटी दे वो अलग बात है, बोल कर लिख कर दे वो अलग बात है, या यूसेज ऑफ ट्रेड से वारंटी मिलेगी वो अलग बात है, या कोर्स ऑफ डीलिंग से हमको समझ में आता है कि वारंटी क्या आएगी, वो का अलग बात है। बट अगर हम लॉ के एंगल से हम देखें तो बच्चों यहाँ पर भी इम्प्लाइड वारंटी के तौर पर क्वालिटी एंड फिटनेस को पॉइंट में नहीं लिया जाता, बराबर है। हाँ, बायर सेलर के बीच में बहुत सारी डीलिंग्स हो रही हो, वहां पर बच्चों लोग ना भी फाइनल करे तो भी समझ में आता है कि नॉर्मली उनके बीच में किस कंडीशन एंड वारंटी को लेकर डिस्कशन हो रहा है, या वो लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं। यूसेज ऑफ ट्रेड से भी बच्चों फाइनलाइज होता है कि हाँ, क्वालिटी और फिटनेस बरोबर होनी चाहिए। ये परंपरा है कि आप मुझे अच्छी क्वालिटी के गुड्स, बच्चों हम लोग बोलते हैं ना, कभी कभी एडवर्टाइजमेंट में आता है, देखो कि 50 साल की परंपरा है, इस कंपनी का गुडविल है, 50 साल की परंपरा है कि ये जब भी गुड्स सप्लाई करेंगे अच्छी क्वालिटी का ही सप्लाई करेंगे। तो जब परंपरा आपने स्थापित कर दी है तो बच्चों उसमें बोलने की क्या जरूरत है, आपको गुड्स अच्छी क्वालिटी के देने ही पड़ेंगे। क्या बोला मैंने, समझ में आ गया ना? जैसे हम लोग बोलते थे बजाज का स्कूटर, बजाज कंपनी का स्कूटर बच्चों परंपरा ही थी कि एकदम हाई क्वालिटी का स्कूटर वो लोग बेचते थे, इसलिए खरीदने वाले आंख बंद करके खरीद लेते थे। तो बच्चों ये उनकी भी ड्यूटी है कि वो अच्छी क्वालिटी का गुड्स सप्लाई करें बायर को, क्योंकि वो परंपरा स्थापित हो गई। कोर्स ऑफ डीलिंग्स या यूसेज ऑफ ट्रेड से डिसाइड होता है कि क्वालिटी ऑफ गुड्स कैसा होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए, एंड नहीं है तो बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, बरोबर है। तो मैंने कहा ना बच्चों की कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस जब हमने पढ़ा, वही चीज यहाँ पर भी कवर करेंगे, बट यहाँ पे हम वारंटी शब्द यूज करेंगे, बरोबर है। तो बच्चों पढ़ता हूँ मैं, देखो क्या लिखा है, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। एन इम्प्लाइड वारंटी है, सीधा वर्ड यूज किया है, बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। एन इम्प्लाइड वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर पर्टिकुलर पर्पस में बी अनेक्स्ड। बच्चा अनेक्स्ड वर्ड लिखा है, में बी अनेक्स्ड। अब जब हम अनेक्स्ड वर्ड यूज करते हैं तो बच्चे इसका क्या मतलब हो जाता है, बराबर है। अनेक्स्ड मतलब क्या, यस एनीवन? अनेक्स्ड मतलब हम एक तरह से बोलते हैं ना अजम्पशन, और अटैच्ड बाय यूसेज ऑफ ट्रेड, वही मैं कह रहा हूँ कि implied warranty as to quality or fitness of particular purpose may be annexed। annexed मतलब assume और attached by usage of trade। क्या समझा बच्चों, इससे क्या समझा आपको, जरा समझ लो, जरा सीरियसली समझ लो। बहुत बच्चों को नहीं तो बाउंसर जाएगा, ये बाउंसर भी जाता है। बच्चों मान लो परंपरा स्थापित हो गई है, सेलर की ये परंपरा है कि वो जब गुड्स को सप्लाई करेगा तो अच्छी क्वालिटी का ही सप्लाई करेगा, बरोबर है। ये परंपरा है उनकी बिजनेस की। तो बच्चों खरीदने वाला ये अजम्पशन करके ही चलेगा ना, या लॉ ये अजम्पशन करके ही चलेगा कि जब ये परंपरा ही है इनकी कि इस प्रकार की गुड्स सप्लाई करना है, तो बच्चों उसी प्रकार की गुड्स सप्लाई होगा वो, बराबर। इसमें अलग से बताने की जरूरत नहीं है हमको। एंड बच्चों हाँ, परंपरा से डिसाइड होता है। अगर किसी को कोई कहेगा हमारा यूसेज ऑफ ट्रेड है, तो यूसेज ऑफ ट्रेड जरूर बताएगा कि हाँ देयर इज अ इम्प्लाइड वारंटी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस, क्योंकि आप यूसेज ऑफ ट्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं, बराबर। आगे रिगार्डिंग इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन और वारंटी, अब दोनों का वर्ड यूज किया, देखो मैंने कहा ना बोथ आर वन एंड द सेम। अब आ गया देखो कंडीशन वर्ड भी आ गया,
regarding implied condition or warranty as to quality or fitness for any particular purpose of goods supplied, the rule is let the buyer be aware. बच्चों ये पढ़ा कि नहीं हमने? अदरवाइज बच्चों चाहे कंडीशन हो चाहे वारंटी हो, हमेशा एक ही रूल चलता है, लेट द बायर बी अवेयर। बायर गुड्स खरीदते समय अपना पूरा दिमाग गुड्स खरीदने में लगाना चाहिए। सेलर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा नहीं सकता अगर उसकी बैड चॉइस हुई तो गुड्स सिलेक्शन करते समय अगर उसने कोई बैड चॉइस किया तो सेलर उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो बच्चों क्वालिटी एंड फिटनेस को लेकर ना कोई कंडीशन है ना कोई वारंटी। यहाँ पर बायर को सावधान रहना है। सेलर कुछ भी बेचेगा, बायर को खरीदते समय अपना पर्पस सॉल्व होता है कि नहीं वो देखना चाहिए एंड एग्जामिन करके गुड्स खरीदने चाहिए। हाँ, लेकिन अगर बच्चों ये रूल कब अप्लाई नहीं होगा, लेट द कैविएट एम्प्टर वाला रूल कब अप्लाई नहीं होगा? जब सेलर बायर को गुड्स सेल बेचता हो अंडर यूसेज ऑफ ट्रेड। आप समझ में आया सबको? अगर यूसेज ऑफ ट्रेड आता है तो बच्चों कंडीशन और वारंटी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस लागू हो जाएगा, यानी सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल। बायर का अगर पर्पस सॉल्व नहीं हुआ तो सेलर इज रिस्पॉन्सिबल, अगर यूसेज ऑफ ट्रेड से आते हैं तो। लेकिन अगर यूसेज ऑफ ट्रेड एंगल नहीं है तो बच्चों लेट द बायर बी अवेयर वाला रूल अप्लाई करके मैटर खत्म कर दो। ओके, तो बच्चों क्या लिखा है देखो, एरर आ रहा है? हाँ बच्चों, स्क्रीन दिख रहा है अभी? आवाज आ रही है? हेलो, हाँ स्क्रीन दिख रहा है अभी? आवाज आ रही है सबको? यस, ओके। हाँ बच्चों, आई थिंक सुन रहे थे कि नहीं मैं क्या बोल रहा था? बच्चों एकदम सिंपल वे सुनो, एकदम ध्यान से सुनो सब लोग। एवरीवन कनेक्ट करो मुझे जरा, मैं सामने बैठा हूँ ऐसा समझ के जरा सुनो। बच्चों एकदम लास्ट बार बोलता हूँ, ये जो वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड लिखा है ना, इसका मतलब क्या? अगर यूसेज ऑफ ट्रेड इस्तेमाल होता है तो सेलर को बायर को अच्छी क्वालिटी के गुड्स देने ही पड़ेंगे। मतलब क्वालिटी एज टू सॉरी वारंटी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस अप्लाई हो जाएगा। अगर यूसेज ऑफ ट्रेड का इस्तेमाल होता है तो सेलर की ड्यूटी होगी कि वो बायर को अच्छी क्वालिटी का गुड्स सप्लाई करे जो बायर का पर्पस सॉल्व हो जाए। लेकिन मान लो यूसेज ऑफ ट्रेड नहीं है तो बच्चों अपना वो जनरल रूल अप्लाई हो जाएगा। कौन सा जनरल रूल? लेट द बायर बी अवेयर। याद आया? कैविएट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर। बच्चों पॉइंट समझ में आया सबको? लेट द बायर बी अवेयर एंड बायर बी अवेयर वाले स्टोरी में क्या होगा? बायर अगर खुद गुड्स को एग्जामिन करके चॉइस करके सिलेक्शन करके लेके जाता है एंड उसका पर्पस सॉल्व नहीं होता है तो बच्चों वो सेलर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। बराबर है? उसको सावधान रहना चाहिए था। बराबर है? एंड अगर वो सावधान नहीं रहा तो सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। अब बच्चों यहाँ यूसेज ऑफ ट्रेड का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऊपर देखो दो लाइन, यूसेज ऑफ ट्रेड से अगर हम चलते हैं तो सेलर को अच्छी क्वालिटी के गुड्स बायर को सप्लाई करने ही पड़ेंगे एंड बायर को अगर गुड्स अच्छी क्वालिटी को नहीं मिले तो सेलर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है, क्योंकि सेलर की ये परंपरा रही है वो हमेशा अच्छी क्वालिटी के गुड्स सप्लाई करता है। ओके, लेकिन सेकंड लाइन में इमीडिएटली उन्होंने दूसरा एंगल भी बता दिया आपको, रिगार्डिंग इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी as to the quality or fitness for any particular purpose of goods supplied, the rule
is let the buyer be aware, that is seller is under no duty to reveal unflattering truths about goods sold, but this rule has certain exception. अब बच्चों इसके बाद वही पढ़ने वाले हम लोग. Let the buyer be aware, caveat emptor कब से आ रहा है कि नहीं बच्चों, वो रूल भी पढ़ेंगे, उसका एक्सेप्शनल केस भी पढ़ेंगे. आप बताओ, आपके सामने जो दिख रहे हैं 4 पॉइंट्स, हैव यू अंडरस्टूड? यस, आई वांट रिस्पांस. इम्प्लाइड वारंटी क्लियर हुआ बच्चों? वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन. इट इज इम्प्लाइड दैट बायर गुड्स खरीदने के बाद अनडिस्टर्ब पोजीशन रहे उसके पास. बायर जो गुड्स खरीदे उस पर किसी और का चार्ज ना हो. बच्चों, क्वालिटी ऑफ गुड्स की गारंटी तभी होगी जब सेलर गुड्स को बायर को बेचता हो अंडर यूसेज ऑफ ट्रेड. एंड चौथा बच्चों, अगर किसी गुड्स में कोई डेंजरस नेचर एलिमेंट इन्वॉल्व है एंड बायर को इसके बारे में पता नहीं है, तो सेलर को उसे वार्न करना चाहिए कि क्या प्रोबेबल डेंजर है. एंड अगर ऐसा करने से सेलर चूक गया तो बच्चों बायर को होने वाले नुकसान का उसे भरपाई करना पड़ेगा. तो आई थिंक मैंने इम्प्लाइड कंडीशंस, इम्प्लाइड वारंटीज दोनों एक्सप्लेन कर दिया है. एंड अब यूनिट नंबर 2 को खत्म करने के लिए बच्चों, यूनिट नंबर 2 को खत्म करने के लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वी हैव लास्ट कॉन्सेप्ट कैविएट एम्प्टर. आप इसे भी इंपॉर्टेंट मान सकते हो. चलो जरा टाइप करो, कैविएट एम्प्टर का क्या मीनिंग पढ़ाया था मैंने. व्हाट इज द जनरल रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर इन इंडिया? व्हाट इज द जनरल रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर इन इंडिया? आई सेड जनरल रूल एंड इंडिया बोला मैंने. लेट द बायर बी अवेयर, खरीदार को सावधानी रखनी है. बराबर है. खरीदने वाला गुड्स को सावधान रहना चाहिए. वो गुड्स खरीदते समय गुड्स को अच्छे से चेक करे, एग्जामिन करे. एंड गुड्स को चेक करके, एग्जामिन करके जब वो गुड्स को खरीदेगा एंड आगे चल के वो गुड्स अगर उसका पर्पस सॉल्व नहीं करता है तो सेलर की जिम्मेदारी नहीं होगी. बच्चा, हमारे इंडिया का रूल देखो ना, सेलर गुड्स बेचने बैठा है, वो सामने उसने गुड्स रखा है, तुमको खरीदना है तो तुम खरीदो, कोई जबरदस्ती नहीं है. वो गुड्स में क्या डिफेक्ट है क्या नहीं है वो बताते नहीं बैठेगा आपको. वो गुड्स के अंदर अनफ्लैटरिंग ट्रूथ्स बताते नहीं बैठेगा आपको. आपको मैंने सामने गुड्स रखा है, आप चेक कर लो, आपको सही लगता है तो गुड्स खरीद के लेके जाओ, नहीं सही लगता है तो मत खरीदो. इंडिया में बच्चों ऐसे मार्केट सिस्टम है. बराबर है. हम मार्केट में जाते हैं बच्चों तो भाजी पाला बेचने के लिए तो बहुत लोग बैठे रहते हैं. हम किसी के पास भी जा सकते हैं, किसी के पास कुछ भी खरीद सकते हैं. बेचने वाले तो बैठे हैं बेचने के लिए, पर यहाँ खरीदने वाले को ध्यान देना है कि वो जो भी सामान खरीद रहा है वो उसका पर्पस सॉल्व करे. क्योंकि लेट द बायर बी अवेयर ये रूल चलता है वहां पर. सेलर को कोई मतलब नहीं. बराबर है बच्चों. मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक 2 मिनट में मेरा एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों, मेरा देता हूँ. बच्चों, हम लोग कॉलेज में जब पढ़ रहे थे तो हमारा फ्रेंड सर्कल जो था ना, सब कॉलेज के हम लोग फ्रेंड्स थे. वर्तक कॉलेज में थे हम लोग, 10-15 लोगों का ग्रुप था. तो बच्चों, आपको पता है ना, बारिश में हम लोग वहां गए थे. कहाँ पर? वो हाईवे पे क्या है देखो, मैं भूल गया. देखो ऊपर पहाड़ पे चढ़ते ना, ऐसे ऊपर क्या है, इसका तो गया भी नहीं मैं वहां पर. वो हाईवे पे है बच्चों, पहाड़ पे चढ़ते, मंदिर वगैरह भी है वहां पर ऊपर. क्या नाम है देखो ना, भूल गया मैं, जाने दो. तो बच्चों, वहां बारिश में एकदम हरा भरा सब हरियाली रहता है उधर, अच्छा था. तो बच्चों, हम लोग वहां गए थे तो एक जगह पे हमने क्या पढ़ा, एक बोर्ड पढ़ा. हम बोर्ड पे क्या लिखा था मालूम है? बीवेयर ऑफ क्रोकोडाइल्स. बी अवेयर ऑफ क्रोकोडाइल्स. क्रोकोडाइल समझते ना बच्चों? मतलब उधर पानी वगैरह है एंड बच्चों वहां जानवर, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, मगरमच्छ से सावधान, ऐसा लिखा है. तो उसमें मेरे को बात माइंड में आ गई कि मगरमच्छ तो चाहे जहां पर भी घूमेगा, उसको कोई ये नहीं है ना, उसके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है. रेस्ट्रिक्शन घूमने वाले के लिए. तो यहाँ पर मगरमच्छ को सावधान नहीं रहना है, वो तो घूमेगा, उसका मन है, जहां पर भी घूमेगा, जहां जाएगा उसका मन करेगा. लेकिन जो टूरिस्ट लोग जाते हैं, हमारे जैसे घूमने लोग जाते हैं, उनको सावधान रहना पड़ेगा उससे.
आपको समझा कि नहीं? तो बच्चों यहाँ पर भी सेलर एक क्रोकोडाइल है, वो तो बैठा रहेगा, घूमेगा, इधर उधर बेचेगा सामान, खरीदने वाले को ज्यादा सावधान रहना है। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट बच्चों? कानूनन उसके ऊपर रोक नहीं है, रोक किसके ऊपर है? खरीदने वाले के ऊपर रोक। लेट द बायर बी अवेयर कॉन्सेप्ट। ओके, चलो आगे। तो बच्चों क्या लिखा है देखो कैविएट एम्प्टर में। तो पहले हम जनरल रूल पढ़ रहे हैं बच्चों। कैविएट एम्प्टर में हु इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, चलो टाइप करो। हु इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड सिलेक्शन ऑफ गुड्स? अगर मैं कैविएट एम्प्टर का जनरल रूल पढ़ाऊं तो सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड चॉइस ऑफ द बायर। ये कैविएट एम्प्टर का रूल है। तो क्लियर कट कहता है कि बायर को गुड्स खरीदने से पहले अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर ले गुड्स को लेकर, एंड तभी खरीदे। एक बार खरीद लिया एंड गुड्स अगर उसका पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा है तो सेलर के लिए वो सेलर को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा नहीं सकता। लेकिन मैं बीच में ही पूछता हूँ, चलो बच्चों, अगर बायर ने सेलर के ऊपर डाल दिया सिलेक्शन के लिए, गुड्स के सिलेक्शन के लिए, या बायर सेलर के एक्सपीरियंस या स्किल पर डिपेंड हो गया गुड्स खरीदने के लिए, तो एंड गुड्स अगर प्रॉपरली नहीं हुए तो, हेलो, बीच में मैंने कुछ पूछ लिया आपसे, तो क्या सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा? क्या हुआ, नहीं समझा बच्चों? मैं दोनों एक साथ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक्सेप्शनल केस भी पढ़ने हैं ना। पहले तो जनरल रूल पढ़ाया मैंने, फिर मैंने क्या कहा, अगर बायर खुद गुड्स की चॉइस न करके अपना पर्पस सेलर को बताता है एंड सेलर के नॉलेज एंड स्किल पर डिपेंड हो जाता है गुड्स खरीदने के लिए, तो ऐसे केस में सेलर को अच्छी क्वालिटी का गुड्स देना ही पड़ेगा। एंड अब सेलर ने अगर अच्छी क्वालिटी का गुड्स नहीं दिया तो बच्चों सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा कि नहीं होगा उसके लिए? यस। चलो पढ़ते हैं। चलो अभी मैंने दोनों एंगल पूछ लिया। यस, अब मैंने दोनों एंगल पूछ लिया बच्चों। जनरल लॉ भी पढ़ते हैं, बाद में उसका एक्सेप्शनल केस भी हम लोग पढ़ने को चालू करते हैं, और एक्सेप्शनल केस भी शुरू कर देंगे। चलो देखो, कैविएट एम्प्टर स्क्रीन पे है ना नोट्स आपके, तो ध्यान दो बच्चों। इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स, द डॉक्ट्रिन यानी कि प्रिंसिपल, द डॉक्ट्रिन कैविएट एम्प्टर मीन्स लेट द बायर बी अवेयर। बायर की सावधानी बरतनी है। सावधानी घटी, दुर्घटना घटी बायर के एंगल से। When the seller displays their goods in the open market, लाइन देखो बच्चों, लाइन देखो। When the seller displays their goods in the open market, it is for the buyers to make proper selection or choice of the goods. If the goods turn out to be defective, अगर गुड्स डिफेक्टिव हो गया मतलब निकल गया, he cannot hold the seller liable, यानी बायर सेलर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। द सेलर इज इन नो वे रिस्पॉन्सिबल, क्या लाइन है देखो ना, द सेलर इज इन नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड सिलेक्शन ऑफ द बायर। द सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट इन द गुड्स विच ही इज सेलिंग। बच्चों ये लाइन आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, क्या लिखा है जरा पढ़ो बच्चों। कैविएट एम्प्टर के रूल में सेलर इज नॉट बाउंड, सेलर की ये कोई भी ऐसा कर्तव्य नहीं है कि वो गुड्स के अंदर का डिफेक्ट बताए आपको सेल करते समय। बराबर है, वो बेचने बैठा है बस। तुमको सही लगता है तो तुम खरीदो, नहीं सही लगता है तो मत खरीदो। सेलर वहां बैठकर गुड्स के अंदर क्या क्या बच्चों डिफेक्ट्स है वो बताते नहीं बैठेगा वो, एंड उसके लिए आप उसको बाइंडिंग भी नहीं कर सकते। बराबर है।
क्लियर कट लिखा है देखो। लेकिन फिर नेक्स्ट लाइन क्या कहता है, इट इज ड्यूटी ऑफ द बायर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ। ये बायर को ड्यूटी है कि वो अपने आप को पूरी तरह से 100% सेटिस्फाई कर ले गुड्स को लेकर जिसे वो खरीद रहा है। इट इज ड्यूटी ऑफ द बायर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ बिफोर बाइंग द गुड्स that the goods will serve the purpose for which they are being bought. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट Being तैयारी bought. का साथी। If the goods turn out to be defective or do not serve his purpose, or he depends on his own skill or judgment, जैसा कि ज्यादातर होता है, बायर अपने खुद के स्किल एंड जजमेंट पर डिपेंड होकर गुड्स को खरीदता है, तो बायर कुड नॉट होल्ड द सेलर रिस्पॉन्सिबल। सीधी बात, बायर सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता। हाँ? क्या नाम? डेनिटेक या ट्रेंटेक? वो सामने की बिल्डिंग में, ये बाजू में दिख रहा है ना। हाँ, हेलो। हाँ बच्चों, तो सेकंड पैराग्राफ देखो, आई थिंक मैंने रीड कर लिया। बच्चों ये अभी तक अपना कैविएट एम्प्टर वाला जनरल रूल चालू है। ये 2 पैराग्राफ आपको जनरल रूल की याद दिला रहे हैं कि बायर को सावधानी रखनी है, सेलर को नहीं। सेलर तो क्या कुछ भी बैठेगा बेचने के लिए। मैंने बताया था थोड़ी देर में, वो कचरा भी बेचेगा, जिसको खरीदना है खरीद लो, उसको क्या है, बराबर है। वो जो भी गुड्स खरीद रहा है उसके अंदर की हर डिफेक्ट बताते नहीं बैठेगा वो। ही इज नॉट बाउंड टू डू सो। बायर को 100% सेटिस्फाई करना है अपने आप को गुड्स लेते समय। चलो अब बच्चों, ये कैविएट एम्प्टर बच्चों हमेशा रूल अप्लाई करेंगे तो आपको लगता नहीं बायर हमेशा फंस जाएगा। हेलो हेलो हेलो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा। अगर हम कैविएट एम्प्टर के रूल को स्ट्रिक्टली अप्लाई करें तो आपको लगता नहीं हमेशा बायर एड़े में निकल जाएगा, हमेशा वो फंस जाएगा। हेलो, है ना? कहीं ना कहीं उसका ही नुकसान है ना हमेशा की तरह। इसलिए बच्चों हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे लॉ ने सेक्शन 16 बनाकर, बराबर है बच्चों, इसको कुछ एक्सेप्शनल केस भी बना दिए। बच्चों भी जरा मुझे आंसर चाहिए आपसे, टाइप करना। जब मैं कैविएट रूल का भी एक्सेप्शनल पढ़ाने जा रहा हूँ, कैविएट एम्प्टर रूल पढ़ा है बराबर है मैंने, अब उसका मैं जब एक्सेप्शनल केस पढ़ाने जा रहा हूँ तो बताओ अभी एक्सेप्शनल केस में मैं जो भी ट्रांजैक्शन पढ़ाऊंगा उसमें क्या सेलर लायबल होगा या सेलर विल नॉट बी लायबल? यस, होगा ना। कैविएट एम्प्टर में सेलर इज नॉट लायबल, बायर विल बी लायबल। लेकिन कैविएट एम्प्टर का जब मैंने कहा एक्सेप्शनल केस, यानी उल्टा, रिवर्स, वाइस वर्सा, द अदर वे अराउंड। तो बच्चों अब हम ऐसे कुछ केस डिस्कस करेंगे जिसमें कैविएट एम्प्टर रूल अप्लाई नहीं होगा। एंड बच्चों जब मैंने कहा कैविएट एम्प्टर रूल अप्लाई नहीं होगा, इसका मतलब ऐसे ट्रांजैक्शंस में बच्चों सेलर की लाइबिलिटी अराइज होगी, सेलर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, बराबर है। अगर गुड्स की क्वालिटी एंड फिटनेस प्रॉपर नहीं हुई तो इसके लिए सेलर जिम्मेदार होगा। चलो पढ़ते हैं, धीरे धीरे आराम से पढ़ते हैं। बच्चों इसमें से एक तो आप मुझे बता ही सकते हो, ऑलरेडी पढ़ा है 2-2 बार। चलो बताओ, पहला बिना देखे नोट्स को।
किस केस में सेलर की लाइबिलिटी अराइज होगी, यानी कि कैविएट एम्प्टर रूल अप्लाई नहीं होगा। किस केस में कैविएट एम्प्टर रूल अप्लाई नहीं होगा, एक तो आपको ऑलरेडी पता है, वो तो ऑलमोस्ट बाय हार्ट हो गया होगा सब। जब आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, तब मैं रीड करने को शुरू करूंगा। कौन से केस में बच्चों कैविएट एम्प्टर रूल अप्लाई नहीं होगा, एक तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, दो बार पढ़ा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एटलीस्ट थोड़ा हिंट तो लिखो आंसर का, तो बाद में कैसे बढ़ाना है आपको पता ही है। चलो, यूसेज ऑफ ट्रेड में यस ये भी हो सकता है। और जहां बच्चों याद करो, बायर पूरी तरह से किस पर डिपेंड हो जाता है गुड्स खरीदने के लिए, किसकी नॉलेज एंड स्किल पर डिपेंड हो जाता है। when buyer purchase something on basis of seller skill. Yes Bhavika, you are right. Pooja, you are perfectly right. Kusum, you are also right. Very good. यूसेज ऑफ ट्रेड तो है ही, ये भी मेन है। वेरी गुड। तो बच्चों इस केस में बच्चों कैविएट एम्प्टर रूल अप्लाई होगा क्या? नहीं, यहाँ कैविएट एम्प्टर रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि बायर सेलर पर डिपेंड हो गया ना, सेलर के स्किल एंड जजमेंट पे डिपेंड हो गया वो। बायर चाहता है कि सेलर उसके लिए गुड्स चॉइस करे, तो फिर यहाँ लेट द बायर बी अवेयर कहाँ से आ गया बच्चा, है कि नहीं? कहाँ से आ गया ये? जब बायर पूरी तरह से सेलर पर डिपेंड हो गया तो लेट द बायर बी अवेयर कहाँ से आ गया? आई होप यू अंडरस्टूड। तो बच्चों कैसे एक्सेप्शनल केस को कैसे लेना है, क्लियर हुआ कि नहीं? पहले अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, वो बात और है, लेकिन कैसे समझना है, कैसे इसको कवर करना है, आई होप सबको क्लियर हो गया है। चलो स्टार्ट करते हैं तीसरे पैराग्राफ से। द रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर इज लेट डाउन इन सेक्शन 16 which states that subject to the provision of this act or any other law for time being in force, there is no implied warranty as condition or quality, warranty or condition as to quality or fitness for any particular purpose of goods supplied under contract of sale. बच्चों पढ़ा हमने इम्प्लाइड कंडीशन में भी पढ़ा, इम्प्लाइड वारंटी में भी पढ़ा कि देर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ द गुड्स। गुड्स के क्वालिटी एंड फिटनेस को लेकर कोई गारंटी नहीं, बराबर है। लेकिन बच्चों यहाँ पर अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ पर बच्चों अभी हम जो पॉइंट अंडरस्टैंड करेंगे, एक मिनट। The following conditions are to be satisfied if buyer had made known to the seller the purpose of his purchase and buyer relied on the seller's skill and judgment and seller's business is to supply the goods of that description. अब बच्चों अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ये जितना भी पढ़ा मैंने, ये पढ़ने के बाद क्या लगता है, कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस अप्लाई होगा कि नहीं होगा? हेलो, आफ्टर रीडिंग दिस 3 conditions, what do you think? कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस अप्लाई होगा कि नहीं होगा? होगा। एंड बच्चों जब कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस अप्लाई होगा तो बच्चों कैविएट एम्प्टर रूल विल नॉट बी एप्लीकेबल, बराबर है। चलो एनीवे, अब मैं एग्जांपल 1 एंड 2 पढ़ रहा हूँ, आप देखना बच्चों, कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस की कोई गारंटी नहीं, यानी हम जनरल रूल पढ़ रहे हैं अभी। जरा देखो, एक्सेप्शन केस बाद में शुरू हो रहे हैं। चलो फर्स्ट, A sold pigs to B. A sold pigs to B. These pigs being infected caused typhoid to other healthy pigs of the buyer. It was held that seller was not bound to disclose that pigs were unhealthy. The rule of law being caveat emptor. चलो बताओ, फर्स्ट एग्जांपल में who is liable?
कौन रिस्पॉन्सिबल है, ए या बी? चलो इतना भी आंसर दे दो मुझे। बच्चों कैवियर टेम्पटर का जनरल रूल क्या कहता है? सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स और डिफेक्ट्स ऑफ द गुड्स। आप उसको बाउंड नहीं कर सकते। गुड्स खरीदते समय सेलर ने अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई करके गुड्स खरीदना है। तो यहाँ समझ रहे ना बच्चों, यहाँ आप सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। यहाँ कैवियर टेम्पटर रूल अप्लाई हो गया। बायर को अवेयर रहना चाहिए था फिक्स खरीदते समय, वो अवेयर नहीं हुआ बच्चों, उसने सावधानी नहीं बरती, इसलिए आगे चल के जो नुकसान हुआ उसके लिए सेलर जिम्मेदार नहीं है। वेरी गुड, चलो आपने बी लिख दिया। एग्जाम्पल 2 देखो क्या लिखा है। ए परचेस अ हॉर्स फ्रॉम बी। A needed the horse for riding, but he did not mention this fact to B. बरोबर है? He did not mention this fact to B. बच्चों लाइन समझ में आ गया सबको? ए ने हॉर्स परचेस किया बी से। ए को ये हॉर्स चाहिए था राइडिंग के लिए, लेकिन वो राइडिंग के लिए यूज करेगा ऐसा बताया नहीं उसने, बस खरीद लिया। दिस हॉर्स इज नॉट सुटेबल फॉर राइडिंग बट इज सुटेबल ओनली फॉर बीइंग ड्रिवन इन कैरेज। तो समझा बच्चों? हेलो, ये सेकंड लाइन जरा इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। हॉर्स जो खरीदा ए ने बी से, बच्चों वो राइडिंग करने के लिए सुटेबल नहीं था, घुड़सवारी करने के लिए सुटेबल नहीं था। हाँ वो लेकिन कैरेज खींचने के लिए, कैरेज समझते हैं ना? हाँ उसके लिए ठीक था वो। तो बच्चों आपको लगता नहीं यहाँ पर भी ए का पर्पस राइडिंग वाला सॉल्व हुआ क्या? हेलो, घुड़सवारी करने का जो पर्पस था ए का, हॉर्स राइडिंग, क्या वो पूरा हुआ क्या? नहीं। कैन ही रिजेक्ट द गुड्स? कैन ही रिजेक्ट द गुड्स हियर? कैन ही रिजेक्ट? वेरी गुड, नो। नो, क्योंकि उसने अपना पर्पस बताया नहीं था ना। बात समझो, उसने हॉर्स परचेस करते समय अपना पर्पस नहीं बताया था, तो बच्चों अब वो सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता। आगे लिखा भी है देखो, कैवियर टेम्पटर रूल अप्लाइज हियर। आपको लगता नहीं इस केस में कैवियर टेम्पटर रूल अप्लाई हो जाएगा? लेट द बायर बी अवेयर वाला अप्लाई हो जाएगा। सेलर को क्या मालूम तेरे को राइडिंग के लिए चाहिए कि कैरेज के लिए चाहिए? तो पूछा भी नहीं मेरे से और मैंने बताया नहीं। तो बच्चों क्या लिखा है देखो, कैवियर टेम्पटर रूल अप्लाइज हियर एंड सो ए कैन नाइदर रिजेक्ट द हॉर्स नॉर कैन क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम बी। बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल। मुझे ये बताओ, मैंने एग्जाम्पल 1 एंड 2 जो पढ़ाया वो कैवियर टेम्पटर का एग्जाम्पल था कि कैवियर टेम्पटर का एक्सेप्शन था? पहले वो टाइप करो। कैवियर टेम्पटर का एग्जाम्पल था कि कैवियर टेम्पटर का एक्सेप्शन था? कैवियर टेम्पटर का एग्जाम्पल था, यस, वेरी गुड। कैवियर टेम्पटर का एग्जाम्पल था बच्चों, यानी अभी भी हम जनरल रूल पढ़ रहे थे जहाँ कैवियर टेम्पटर अप्लाई हो जाएगा। बच्चों एग्जाम्पल 1 से आपको क्या बात पता चली कि कैवियर टेम्पटर रूल में सेलर अपने गुड्स के बारे में हर डिफेक्ट बताते नहीं बैठेगा। बायर को लगता है कुछ डिफेक्ट है तो सामने से पूछे। सेलर अपना गुड्स के बारे में हर डिफेक्ट बताते नहीं बैठेगा, इज नॉट बाउंड टू डू सो। बायर को सावधानी बरतनी होगी। एंड दूसरा बच्चों, दूसरे केस में बायर ने अपना पर्पस क्लियरली नहीं बताया गुड्स खरीदते समय कि उसे हॉर्स किस पर्पस के लिए चाहिए था। तो बच्चों जब उसने पर्पस क्लियरली नहीं बताया, अपना खुद का दिमाग चलाया, अपना खुद का स्किल यूज किया बायर ने, एंड बाद में बच्चों उसका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, तो सेलर को कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं आप? कैवियर टेम्पटर रूल अप्लाई हो जाएगा ना बच्चों। सेलर क्या बोलेगा? बिना जवाब ज्यादा दिए सेलर क्या बोलेगा बायर को? कैवियर टेम्पटर, कैवियर टेम्पटर।
तुझे ध्यान देना चाहिए था, मैं क्यों ध्यान दूं? तू मुझे पूछा भी नहीं, तूने ना ही अपना पर्पस बताया मुझे। तू बोलता मुझे कि मुझे राइडिंग करने के लिए चाहिए था, तो मैं कुछ और हॉर्स दिखाता मेरे पास जो भी है। तू आया बोला मेरे को घोड़ा खरीदना है, मेरा ले लो है। मुझे क्या मालूम तुमको राइडिंग के लिए चाहिए था, बताना चाहिए था तुमको। बरोबर है। अब बच्चों, अब आपके सामने एक्सेप्शनल केस आ रहा है। कैन यू सी द हेडिंग इन योर नोट्स, प्रिंटेड नोट्स? स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों? हाँ, एक्सेप्शन। एंड कितने क्लियर कट शब्दों में लिखा है बच्चों? डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर इज हाउएवर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग एक्सेप्शन। मतलब ये जो भी हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे, ये एक्सेप्शन में से कोई केस आया तो बच्चों आंसर लिखो। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? किसको लायबल ठहराएंगे हम, सेलर या बायर? सेलर। हम बच्चों फर्स्ट वन मुझे ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट जो है ना, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज। बच्चों ये मुझे ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं दो दो तीन तीन बार पढ़ा चुका हूँ। बरोबर है बच्चों? याद करो अपना टूरिस्ट वाला एग्जाम्पल। मैं कार खरीदने गया कार डीलर के पास, एंड मैंने मेरा पर्पस क्लियर कट बताया कि मुझे ऐसी कार बताओ जो मैं टूरिस्ट पर्पस के लिए यूज करूं, माउंटेन पर जा सके वो कार, मुझे ऐसी कार बताओ। एंड बच्चों मैं जाकर सीधा सेलर के स्किल एंड जजमेंट पे डिपेंड हो गया कि तुम मुझे ऐसी कार दो जो मेरा पर्पस सॉल्व कर सके, मैं टूरिस्ट पर्पस के लिए कार खरीदना चाहता हूँ। यानी बच्चों आपको लगता नहीं बायर पूरी तरह से सेलर पर डिपेंड हो गया फॉर द चॉइस ऑफ द गुड्स? हेलो, है ना बच्चों? अब मुझे बताओ, अब अगर गुड्स जो सेलर सप्लाई करेगा बायर को, अगर वो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, अगर वो बायर का पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, तो क्या कैविएट एम्प्टर रूल अप्लाई हो जाएगा क्या? सेलर ऐसा बोलेगा क्या बायर को, कैविएट एम्प्टर कैविएट एम्प्टर? बायर बोलेगा अरे एड़ा क्या रे, मैं तेरे को बोला था ना, मैं तेरे स्किल पर डिपेंड हुआ ना, मैंने तुझे बोला था ना, मेरा पर्पस क्लियर कर बोला था ना मुझे कि मुझे ऐसी गाड़ी देना जो टूरिस्ट पर्पस के लिए काम आए। तूने मुझे ऐसी गाड़ी दी जो टूरिस्ट पर्पस के लिए काम आ ही नहीं रही है, मेरा पर्पस ही सॉल्व नहीं हुआ है। तो बच्चों यहाँ बायर को पूरा चांस है कि वो गुड्स को रिजेक्ट करें एंड अपना प्राइस वापस लें, क्योंकि बायर ने अपना पर्पस क्लियर कट बोल दिया था एंड सेलर पर डिपेंड हो गया था बाइंग के लिए। तो बच्चों यहाँ ड्यूटी है सेलर की को अच्छी क्वालिटी का गुड्स बायर को दे। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, यानी सेलर विल बी लाइबल। कैविएट एम्प्टर रूल यहाँ अप्लाई नहीं होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ गया है बच्चों। अब आप जरा देखो, मैं रीड कर रहा हूँ क्या लिखा है, देखो जरा, समझ में आएगा सबको। फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, where the buyer makes known to the seller, where the buyer makes known to the seller the particular purpose for which goods are required, as to show that he relies on seller's skill and judgment, and goods are of description which is in the course of seller's business to supply. It is duty of the seller to supply such goods as are reasonably fit for that purpose. एंड एक एग्जाम्पल भी है बच्चों जो शायद मैंने आपको बताया भी था। An order was placed for some trucks to be used for, underline, heavy traffic in hilly country. माउंटेन वाला बताया था ना मैंने, माउंटेन में चलना चाहिए। The trucks supplied by seller were unfit for this purpose and broke down. बरोबर है? This is a breach of condition as to fitness. बच्चों अब आप बोल सकते हो कि यहाँ ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। क्यों मैं बोल सकता हूँ ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस? क्योंकि बायर ने गुड्स परचेज करते समय, ऑर्डर देने से पहले
उसको किस प्रकार का गुड्स चाहिए, ट्रक चाहिए, किस पर्पस के लिए वो ट्रक ले रहा है, ये उसने सेलर को क्लियर कट बता दिया था। एंड सेलर के स्किल एंड नॉलेज पे डिपेंड हो गया था। तो बच्चों सेलर ने उसको उस प्रकार की गुड्स अगर सप्लाई नहीं किए तो ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाएगा। एंड आप सबको जैसे पता है कि जैसे ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है तो बायर इज एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स, कैन क्लेम रिफंड ऑफ प्राइस, एंड बच्चों अगर कुछ नुकसान हुआ है तो कैन ऑल्सो क्लेम डैमेजेस। अब बच्चों एक और केस स्टडी दिया है, एक नहीं दो दिया है आपको, और जो आपको फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करता है। जरा देखो कौन सी केस स्टडी है, प्रीस्ट वर्सेस लास्ट। बच्चों इंग्लैंड का केस है ये, जरा पढ़ते हैं इसको क्या लिखा है देखो। पी अ ड्रैपर purchased a hot water bottle from retail chemist। केमिस्ट समझते ना बच्चों, मेडिकल स्टोर वाला। उस मेडिकल स्टोर से पी ने क्या परचेस किया बच्चों, हॉट वाटर बॉटल। अब क्यों हॉट वाटर बॉटल खरीदा, ताकि हॉट वाटर उसके अंदर रहे, गर्म पानी वो पी सके। फिर बच्चों खरीदने वाले बायर पी ने क्या पूछा देखो, पी आस्क्ड द केमिस्ट इफ ही वुड स्टैंड बॉइलिंग वाटर। पी ने मेडिकल स्टोर वाले को क्लियर कट पूछा कि मैं हॉट वाटर बॉटल ले रहा हूँ, बरोबर है, एंड ये मैं बॉईल करूंगा तो अच्छे से चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। कितना क्लियरली मेडिकल स्टोर वाले को पूछा। तो मेडिकल स्टोर वाले ने कॉन्फिडेंटली क्या कहा, द केमिस्ट टोल्ड दैट द बॉटल वाज मेंट टू होल्ड वाटर। बरोबर है। तो बच्चों आगे क्या लिखा है, द बॉटल बस्ट, वो बॉटल बस्ट हो गया व्हाइल बॉइलिंग, when the water was poured into it, not boiling, when water was poured into it, and injured his wife. It was held that chemist shall be liable to pay damages to P, as he knew that bottle was purchased for the purpose of being used as hot water bottle. अब बच्चों बताओ क्या ये पी वाला प्रीस्ट वर्सेस लास्ट वाला पैराग्राफ समझ में आया सबको, 4 लाइन। जरा एक बार पढ़ो, सब लोग पढ़ो 4 लाइन। एंड आपकी तरफ से जरा एश्योरेंस दो क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ बोलो बच्चों, हैव यू अंडरस्टूड। बच्चों वो हॉट वाटर बॉटल जिस पर्पस के लिए बना था वो पर्पस सॉल्व हुआ क्या, पी ने उसमें हॉट वाटर डाला लेकिन वो बस्ट हो गया, जिससे उनकी वाइफ को इंजरी हुआ। तो बच्चों इस केस में हु विल बी लाइबल, बायर या सेलर। हेलो, सेलर। मतलब मेरा पूछने का मतलब क्या यहाँ कैविएट एम्प्टर रूल चलेगा क्या, क्या यहाँ कैविएट एम्प्टर रूल अप्लाई होगा क्या, ऑफ कोर्स नो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों यहाँ सेलर कौन है, केमिस्ट, एम आई राइट, मेडिकल स्टोर वाला केमिस्ट, सही है ना बच्चों। एंड खरीदने वाला व्यक्ति कौन, पी, बरोबर है। ओके, वेयर द सेकंड पैराग्राफ बच्चों देखो, where the article can be used only for one particular purpose, the buyer need not tell the seller the purpose for which he is required to buy the goods. But where the article can be used for number of purpose, the buyer should tell the seller the purpose for which he requires the goods if he wants to make the seller responsible. बच्चों इस पैराग्राफ को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करो। एंड बताओ क्या ये समझा आपको। बच्चों थोड़ी देर पहले एक हॉर्स वाला एग्जाम्पल था देखो,